एक दिन पार्क में हरियाली से घिरे एक शांत पार्क के कोने में एक बेंच पर देवा बैठा हुआ था। तभी सामने से काजल आती दिखाई दी। देवा ने उसे देख हाथ उठाकर इशारा किया। देवा, मुस्कुराते हुए, अरे काजल, इधर आओ। जरा तुम्हारी चाय वाली बहस के चर्चे अभी भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। होटल में करण से वो झगड़ा आखिर हुआ क्या था? काजल गंभीर होकर बेंच पर बैठते हुए। देवा, सच पूछो तो वो सब इत्तेफाक नहीं था। दरअसल मैं करण को अपने प्यार में फंसाकर उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। देवा चौंकते हुए, क्या? लेकिन क्यों? काजल, क्योंकि तुम तो जानते हो, उस दिन कॉलेज में जब उन गुंडों ने मुझे घेरा था, तब कर्ण ने कुछ नहीं किया। वो बस दूर खड़ा देखता रहा, आवाज तक नहीं निकाली उसकी। और तब तू ही था जिसने आकर मुझे बचाया था। देवा धीरे से सिर हिलाता है। काजल, एक बार और जब मैं बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे खड़ी थी और वो करण गाड़ी लेकर मेरी तरफ से ही जा रहा था, फिर भी उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके लिए वहां खड़ी हूं। क्षण भर रुकती है, फिर हंसी में कड़वाहट भरकर कहती है। अब उसकी नजर उस अंजलि पर लग चुकी है, जिसने उस होटल में उसे पहला चाय का प्याला देकर सारा मामला शांत करवा दिया और साथ ही उसे अपनी तरफ भी खींच लिया। देवा थोड़ा हिचकिचाते हुए, काजल, कर्ण के साथ मेरा भी कुछ हिसाब है। याद है जब हम जूनियर क्लास में पढ़ते थे, मैंने एक दिन उसका टिफिन चुरा लिया था, बस मस्ती में। काजल चौंकती है। फिर? देवा नजरें झुकाते हुए, उसने सबके सामने मेरा खूब मजाक उड़ाया। कभी केले के छिलके से फिसला देता, कभी छत से गंदा पानी गिरवा देता। एक बार तो मेरे लंच बॉक्स में सब्जी की जगह मेंढकों के बच्चे डाल दिए थे। पूरे स्कूल में मेरी हंसी उड़वा दी थी। काजल धीरे से मुस्कुराकर, तो फिर देवा, अब वक्त है उस पुराने हिसाब किताब को बराबर करने का। मिलकर। दोनों की आंखों में एक साजिश की झलक होती है। दृश्य, अंजलि अपने ऑफिस में कुछ फाइलें देख रही है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है। लड़का उत्साहित होकर, मैडम जी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मुबारक हो, आपकी लॉटरी लग गई है। अंजलि हैरान होकर, क्या? सच में? लड़का मुस्कुराते हुए, जी हाँ, अब तो किस्मत ने आपका साथ दे ही दिया। चलिए, अब मिठाई खिलाइए मुझे भी और ऑफिस के सभी लोगों को भी। थोड़ा ठहर कर विनम्र स्वर में, अब आप जल्दी से अपना बैंक खाता खुलवाइए ताकि लॉटरी की रकम मिल जाए और आप अपने सारे जरूरी काम आराम से चला सकें। और हाँ, मेरा छोटा सा इनाम भी पक्का समझिए। उधर एक दिन देवा का बीच सड़क पर भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वह तेज रफ्तार बाइक से गिरकर सड़क के किनारे तड़पता रहता है। वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। इसी बीच कर्ण उस रास्ते से अपनी गाड़ी से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर वह तुरंत गाड़ी रोकता है और देवा को पहचानकर घबरा जाता है। कर्ण चौंकते हुए, अरे देवा, ये क्या हो गया तुझे? वह भीड़ को चीरता हुआ देवा के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां अंजलि भी दौड़ती हुई आ जाती है। अंजलि घबराई हुई, कर्ण, ये देवा है ना? क्या हाल कर दिया इसका? चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। कर्ण और अंजलि मिलकर देवा को गाड़ी में बैठाते हैं और पास के हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में गाड़ी अंजलि की फैक्ट्री के सामने से गुजरती है। अंजलि खिड़की की तरफ इशारा करती है। अंजलि धीरे से कर्ण की तरफ देखती हुई, कर्ण, ये जो फैक्ट्री देख रहे हो ना, यहीं काम करती हूं मैं। कर्ण एक क्षण के लिए उसकी ओर देखता है, फिर सिर हिलाकर वापस देवा की ओर ध्यान देता है। दोनों की आंखों में चिंता और तेजी से धड़कते दिल की झलक साफ झलकती है। इधर कर्ण देवा को भर्ती कराकर सारी प्रक्रिया पूरी करता है। जब देवा को धीरे धीरे होश आने लगता है, तो कर्ण मन ही मन सोचता है, देवा, जो करना था वो कर दिया, इंसानियत का फर्ज निभा दिया, अब आगे उसका रास्ता वही जाने। उधर अंजलि देवा को कर्ण के साथ अस्पताल तक पहुंचाने के बाद कर्ण से यह कहकर कि उसे फैक्ट्री में मजदूरों को वेतन देना है, मजबूरी में पैदल ही अस्पताल से अपनी फैक्ट्री लौट जाती है। अस्पताल के बेड पर देवा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं।
धुंधलाती निगाहों से वह छत को घूरता है। सिर में हल्का दर्द है और हाथों में सुई लगी हुई है। कुछ पल बीतते हैं, फिर वह बाईं ओर करवट लेता है। पास बैठी नर्स उसे देख मुस्कुराती है। नर्स, आपको होश आ गया। बहुत अच्छा, डॉक्टर को बुला देती हूँ। देवा की आवाज लड़खड़ाती है, लेकिन वह पूछता है। देवा धीरे से, यो ये कहाँ हूं मैं, और मुझे यहां कौन लाया? नर्स हल्के स्वर में, एक लड़का था और साथ में एक लड़की। वो दोनों ही समय रहते आपको यहां लेकर आए थे। देवा की आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीरें तैरने लगती हैं। सड़क, एक्सीडेंट, फिर करण का चेहरा और अंजलि की आवाज। वह बुदबुदाता है, कर्ण, अंजलि, वो सच में थे या कोई सपना था? थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर, आप सुरक्षित हैं। बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है। अब कुछ दिन आराम की जरूरत है। देवा हल्का मुस्कुराता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। सोचता है, कर्ण ने फिर मेरी जान बचाई, और अंजलि, वो भी आई थी क्या सच में? एक गहरी सांस लेकर वह छत की ओर देखने लगता है। शायद मैं अब भी अकेला नहीं हूं। देवा को अस्पताल में भर्ती कराकर लौटते समय करण की बाइक जैसे ही अंजलि की फैक्ट्री के सामने से गुजरती है, उसकी निगाह अचानक गेट पर चली जाती है। वहीं उसे अंजलि दिखती है, थकी थकी सी, बोझिल कदमों से भीतर दाखिल होती हुई। कर्ण का हाथ अपने आप ब्रेक पर चला जाता है। बाइक धीमे से रुक जाती है। वह कुछ पल यूं ही खामोश खड़ा रह जाता है। उसकी नजरें अंजलि के पीछे दरवाजे में गुम हो चुकी परछाई को टटोलती रहती हैं। मन के भीतर कुछ चटकता है। यादें कौंस जाती हैं। वो पुरानी बातें, वो हंसी, वो वादे, और फिर वो तकरारें। करण का गला एक पल को सूख जाता है। वह खुद से कहता है, नहीं, अभी उससे मिलना ठीक नहीं होगा। वो अभी टूटी हुई है, और शायद मैं भी पूरा नहीं रहा। ऐसे अधूरे मन से उसका सामना करना ठीक नहीं होगा। कर्ण की आंखों में एक झलक चिंता की, एक छाया पछतावे की, और कहीं गहराई में अब भी बसी हुई चाहत की तैर जाती है। वह धीरे से गहरी सांस लेता है, फिर निगाहें झुकाकर चुपचाप बाइक स्टार्ट करता है और बिना कुछ कहे, बिना पलटे, उसी खामोशी के साथ अपने मकान की ओर लौट जाता है। उधर जैसे ही अंजलि फैक्ट्री के भीतर कदम रखती है, एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर दस्तक देती है। वह अचानक रुकती है, यूं जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उसकी पीठ पर पड़ा हो। धीरे धीरे वह मुड़कर फैक्ट्री के गेट की ओर देखती है। सड़क किनारे वही बाइक खड़ी है। उस पर कोई बैठा है, हेलमेट में छुपा चेहरा, लेकिन उसकी मौजूदगी अंजलि का दिल धड़का देती है। उसकी आंखों में एक हल्की चमक उभरती है। करण, क्या वो? लेकिन अगले ही पल बाइक स्टार्ट होती है और वो साया बिना कोई शब्द कहे, बिना पलटे वहां से चला जाता है। अंजलि कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रह जाती है। न उसकी आंखें झपकती हैं, न होंठ कुछ कहते हैं। सिर्फ मन में एक आवाज गूंजती है, अगर उसने देखा तो रुका क्यों नहीं? और अगर नहीं देखा तो मेरा दिल क्यों थमसा गया? मेरी चाल अब पहले से ज्यादा बोझिल क्यों हो चुकी है? फैक्ट्री में कदम रखते ही अंजलि को मजदूरों की निगाहें घूरती हैं। कुछ चेहरे उम्मीद लिए हुए हैं, कुछ शिकायत भरे। फर्श पर मशीनों की आवाजें हैं, लेकिन उसके मन में सन्नाटा गूंज रहा है। मजदूर धीरे से, मैडम, पिछला महीना बीत गया, इस महीने का भी आधा चला गया, घर कैसे चलाए? अंजलि उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आंखों के नीचे की थकान और माथे की शिकन छुप नहीं पाती। अंजलि, मैं जानती हूं, बस 2 दिन का वक्त दीजिए, कुछ इंतजाम हो रहा है। वह अपने केबिन में जाती है, दरवाजा बंद करती है
और कुर्सी पर बैठते ही एक गहरी सांस लेती है। पास रखी फाइलें, मजदूरों की सूची, बैंक बैलेंस की रिपोर्ट, सब उसकी नजरों के सामने होते हुए भी धुंधले लगते हैं। अचानक करण की झलक उसके जहन में आती है। कितना शांत था वो। देवा को हॉस्पिटल तक लाया और चुपचाप चला भी गया। वह मन ही मन सोचती है, शायद वह मदद करना चाहता था, पर मैं ही नहीं समझ पाई। या शायद अब वह कुछ कहना नहीं चाहता। उसकी आंखों के कोने भीगने लगते हैं। मां होती तो शायद कहती, अंजलि, अपने आत्मसम्मान और जिम्मेदारियों के बीच फर्क समझो। पर अब तो खुद ही समझना है। वह धीरे से शीशे में खुद को देखती है। बाल बिखरे हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत की एक चमक बाकी है। अंजलि अपने आप से, जो भी हो, ये लड़ाई मेरी है और इसे मुझे ही लड़नी होगी। वह अपने आंसू पोंछती है, फाइल उठाती है और फिर से उसी मेज पर टिक जाती है। अब एक मजबूत फैक्ट्री मालिक नहीं, बल्कि एक अकेली बेटी जो अपने परिवार की इज्जत, मजदूरों की रोजी और अपने टूटते आत्मबल को एक साथ संभाल रही है।